जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम बात मुलाकात में खास शख्सियत हैं बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर विकास कुमार सिंह। ये विकास कुमार सिंह किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, ये फार्मेसी के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। विकास कुमार सिंह जी, सूर्य विहार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, हमको यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए तथा आपको और आपके सूर्य विहार के सभी दर्शकों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास कुमार सिंह जी, पिछले साल ही बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन आज तक बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन नहीं हो पाया, क्यों? सर, 17 साल बाद बिहार में पहली बार चुनाव हुआ और 6 इलेक्टेड मेंबर आए, जिसमें एक पार्टी से 5 लोग आए और हम निर्दलीय आए, चुन के निर्दलीय आए। लेकिन ये विडंबना है या लोग सरकार इसको थोड़ा तवज्जो न दे रही है कि एक साल एक महीने बाद नॉमिनेटेड मेंबर चुन के आए, जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए गए। ये लंबा समय था जो कि 10 या 15 दिन में आ जाना चाहिए था। इस वजह से बिहार के बच्चों का जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका भारी नुकसान हुआ, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका भी, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनका भी। और इसमें एक्चुअली बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन तभी हो सकता है जब 6 इलेक्टेड और 5 नॉमिनेटेड और 4 पदें आकर अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, उसके बाद ही ये काम आगे बढ़ सकता है। ये मामला फंसा क्यों, ये पेच क्यों फंस गया? अब क्योंकि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं, ये मेंबर हेल्थ डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर के अपने आपस के सहमति से आते हैं। अब कारण जो भी रहा हो, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगा। और चीफ मिनिस्टर साहब, जब हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में पता करते थे तो पता चलता था कि फाइल चीफ मिनिस्टर सर के यहाँ रुकी हुई है, और फिर बाद में पता चलता था कि शायद सहमति नहीं बन पा रही थी, इस वजह से इतना लंबा खींच गया। लेकिन एट लास्ट इसी दिसंबर में वो नाम अनाउंस किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं, गठन होने की उम्मीद है। अगर ये किसी जाति या संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता तो क्या आपको लगता है कि 1 साल तक खींचता? अब जिस तरह का राजनीतिक माहौल दिखता है, जब हम मिलते थे बच्चों से, बहुत बच्चे ऐसे हैं, जब हम बहुत बच्चों से मिले जो आते थे, सोचते थे कि इलेक्टेड मेंबर हैं तो ये लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। इस आज से बहुत लोग मिले, बहुत लोग फ़ोन से बात किए, तो बहुत कास्ट के, बहुत धर्म के लोग थे, ऐसा नहीं था, बहुत लोग थे। और ये संख्या कम नहीं है विपुल जी, 6000 एप्लीकेशन पड़ा हुआ है और लगातार अप्लाई हो रहा है। और हमको जहाँ तक लगता है, अगर जात विशेष धर्म की जो बातें की जाती हैं तो होता या ना होता, लेकिन ये हाईलाइटेड जरूर रहता। अरे बिहार में तो हर चीज़ जाति से होता है। हाँ, ये लगभग 2012 से हम आए बिहार में और कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ प्रमुखता से जाति धर्म की बात होती है, जो कि हमको नहीं लगता। अब समय बदल गया है, नवयुवकों का समय है। हम भी चुनाव जब लड़े थे तो हर चीज़ को परे रखते हुए हमको पूरा विश्वास है कि जो यूथ आई है, या तो पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रही है, जो यूथ का जनरेशन है वो जनरेशन जाति धर्म के इतर में चल के विकास पे बात कर रही है। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए जो 6 मेंबर जो आए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनमें किस जाति के कितने मेंबर हैं? देखिए, अमूमन आप बात करिए तो हम लोग ध्यान देते, जाति तो अलग बात है, लेकिन हमको बहुत कुछ याद नहीं है कि कौन किस कास्ट का है। लेकिन जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में हम ये महसूस किए हैं, ये मेरा विश्वास है और ये स्टेटमेंट हम आपके सूर्य विहार पे दे रहे हैं कि आने वाले 10 या 15 साल में आप देखिएगा, बिहार का जो नया जनरेशन है जो आया है, वो सिर्फ विकास की बात करेगा और वोट भी उसी को पड़ेगा जो विकास के मुद्दे पे खरा उतरेगा। अगर किसी को लगता है अब वो जमाना शायद लग गया, हमारे पूर्वज हमको क्या दिए जो हम झेल रहे हैं, हमारे पूर्वज अगर इस चीज़ को कंसंट्रेट किए कि नहीं, जाति धर्म को प्राथमिकता दिए, लेकिन हमको अब नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव हम भी लड़े थे और हमको वोट देने वाला कभी हमसे जात नहीं पूछता था और हम चुनाव जीते और अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। तो हमको उस समय एहसास हुआ, हम बहुत लोगों से मिले और बोले भी कि ये बिहार बदल गया है। नए लोग, हम लोग के जो उम्र के हैं या आपके उम्र के हैं, हम लोग जब भी बात करते हैं तो कभी ध्यान ही नहीं देते कि किस जात का है, किस धर्म का है। हम लोग बस देखते हैं क्वालिटी क्या है, उस अनुसार हम लोग बात करते हैं या उनके साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमको नहीं लगता, हाँ
कमोवेश जहाँ तक माहौल बनाया जाता है और लोगों को एक मेंटली कंसंट्रेट किया जाता है जात या धर्म को लेके, पार्टियां स्पेशली कर रही हैं, लेकिन करना उनको भी महंगा पड़ सकता है आने वाले 10 सालों में। कैसे महंगा पड़ेगा? बिहार में तो जातीय गणना हुई। जातीय जनगणना कराना एक अलग परिप्रेक्ष्य है। सरकार अगर जात में सोचती है कि जातीय जनगणना से इससे कोई फ़ायदा होने वाला है तो आने वाला चुनाव आपको बता देगा। हमको नहीं लगता कि उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला है। और झुंड में अगर आप सोचते हैं कि उनको बांट के उससे विकास को इतर किया जा सकता है तो नहीं। नीतीश कुमार जी अगर आए हैं और बार बार आए हैं या बिहार चूज किया है तो हम बताते हैं बिजली और रोड की व्यवस्था वो उत्तम किए हैं, जिस वजह से वो बार बार रिपीट किए हैं और बिहार में चहेते मुख्यमंत्रियों में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हो। हम लोग भी जब देखते हैं तो हम लोग को अभी भी हमको हमेशा लगता है कि जब हम आए थे 2012 में बिजली का कंडीशन बहुत बेहतर नहीं था, इन द सेंस बेहतर क्या, कुछ भी नहीं था। और 2012 में नीतीश कुमार जी एक सभा में संबोधित कर रहे थे, हम वहाँ थे, वो बोले कि हम अगली बार आएंगे तभी जब यहाँ पे बिजली हम दे पाएंगे, लेकिन हमको लगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज बिजली की स्थिति आप देख सकते हैं। तो अगर नीतीश कुमार तो फिर वही नीतीश कुमार तो आपके काउंसिल को फंसा दिए, अब तक गठन नहीं हो पाया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नीतीश कुमार फंसा दिए या नहीं फंसा, आपसी सहमति नहीं बनी। किसमें नहीं बनी? तेजस्वी और नीतीश कुमार, हेल्थ के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सहमति बहुत दिन तक नहीं बनी और अभी आया ये ना। आपको नहीं लगता कि आप तेजस्वी यादव के बगावत अगर उनके खिलाफ की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बगावत की बात बोले। तेजस्वी यादव यंग लीडर हैं और उनसे उम्मीद हमको ज़्यादा है। हमको हमेशा लगा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से जॉब की बात करते हैं, जिस तरह से जॉब देने की बात करते हैं और दे रहे हैं, उस तरह से हम बस उम्मीद करते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि वही बीपीएससी टीचरों को झटपट जॉब दे रहा है, लेकिन वही बीपीएससी जब ड्रग डीआई का एग्ज़ाम होता है तो उसमें झटपट नहीं दिखाता है। तो हम बस ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ जॉब आप दे रहे हैं, फार्मासिस्टों में भी जॉब दीजिए। और जो आने के बाद महसूस हुआ कि टीचिंग लाइन में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या संविदा पे रखा हुआ जॉब बहुत सुचारू रूप से सिस्टम को नहीं चला रहा है, उसी अनुसार आप संविदा पे दिए हुए जॉब को ख़त्म करिए। हेल्थ डिपार्टमेंट में, खासकर फार्मेसी में ख़त्म इन द सेंस उनको परमानेंट करिए और परमानेंट जॉब निकाल के उनको आगे बढ़ाइए। जिसमें बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का अगर गठन हो जाता तो इसका लाभ कितने बच्चों पर पड़ता और क्या फ़ायदा होता उनको? बहुत बच्चों पे पड़ता, बहुत, जो संख्या शायद हम स्पष्ट आपको नहीं बता पाएंगे, वो संख्या हजारों में नहीं लाखों में हो सकता है। क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा हम आपको बताते, अगर वो रजिस्टर्ड हो जाते, बहुत बच्चे जॉब लेके घूम रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण वो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे फॉरेन में प्लेस हो चुके हैं जो बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनको ओम्बुड्समैन सर्टिफिकेट मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण मिल नहीं पा रहा है और वो फॉरेन में भी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। तो बिहार का एक यंग तबका और काफ़ी संख्या में वो तबका है जो सिर्फ आपसे एक रजिस्ट्रेशन डिमांड कर रहा है पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ने के बाद। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, कमोवेश सिर्फ यही गलती लगती है कि वो बिहार में पैदा हो गए। अगर वो काउंसिल तुरंत रजिस्टर्ड कर दी होती तो वो बच्चे अपने जॉब में चले जाते, अपने परिवारों का सहारा बनते। आपको मालूम होना चाहिए विपुल जी, मिडिल क्लास फैमिली ही मैक्सिमम फार्मेसी फील्ड में डालता है बच्चों का। बहुत, बिहार में करीब 80 कॉलेजेस हैं फार्मेसी के, उसमें हजारों बच्चे पढ़े हुए हैं, तो सरकार की एक लापरवाही की वजह से परेशान है। ये कह सकते हैं एक्चुअली काउंसिल का गठन न होने से जो रजिस्ट्रार की कुर्सी थी वो कोर्ट के आदेश से ड्रग कंट्रोलर के पास थी। जब कंट्रोलर एक बहुत बड़ा ओहदा है जो पूरे ड्रग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बिहार के पूरे ड्रग, तो उनसे उम्मीद करना है कि वो बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रेशन करे, ये मतलब अतिशयोक्ति होगी। वो कारण रहा एक बड़ा, ड्रग कंट्रोलर सर से बहुत दबाव भी नहीं बनाया जा पाया। ये अभी रिटायर्ड हुए जस्ट पिछले ड्रग कंट्रोलर सर, और हम लोग उम्मीद किए कि काउंसिल का गठन जल्दी हो जाएगा और जल्दी आगे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। आप दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए कि फार्मेसी का, हेल्थ विभाग में फार्मेसी का क्या योगदान है, फार्मासिस्टों का क्या योगदान है। हम आपको एक आप ही पे हम एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं कि जब आप एक चीज़ महसूस करिए, जो बिहार में जो नियम है, अभी बिहार एक तीसरा राज्य बना है
जो PPR 2015 को लागू किया है, तो इसके अंतर्गत हर 100 बेड के हॉस्पिटल, 100 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो उसमें हर 10 बेड पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए। आपको बताते हैं, अगर आपको दवा, अगर कोई आप जाते हैं दिखाने किसी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो दवा लेने आप जाते हैं, लेकिन उसका एश्योरेंस कि वो दवा एज इट इज़ वही है कि नहीं है। आप अमूमन सुनते होंगे बहुत फेक दवाई मार्केट में चलती है, बहुत सारी फेक दवाई, उसका एश्योरेंस फार्मासिस्ट ही कर सकता है, वो अपने रजिस्ट्रेशन के बल पे कर सकता है। वो फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही ड्रग लाइसेंस इशू किया जाता है और उसी ड्रग लाइसेंस के थ्रू उस ड्रग्स को आगे बढ़ाया जाता है और दिया जाता है। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि ड्रग दे देना, फार्मासिस्ट का काम होता है कि अगर हॉस्पिटलों में वो कार्यरत है तो वो पेशेंट को ड्रग दे विद इन ओरल एडमिनिस्ट, अगर देता है तो IV देता है या IM देता है, किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करता है और पूरे उसके ड्रग रेजिमेंट्स को, यानी कितने कितने इंटरवल पे देना है, उसको भी उसको नोट करके ध्यान देना है। तीसरा प्रमुखता ये है कि उस ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ या किस तरह का वो रिस्पॉन्स पेशेंट पे कर रहा है, वो भी रिपोर्ट करना फार्मासिस्ट का काम है। और अगर आप उसको सही तरीके से नहीं दे पाते हैं किसी भी ड्रग को, जैसे हम आप एक उदाहरण बता रहे हैं कि हम मिले थे एक पूर्व मंत्री महोदय से, उनसे जब मिलने गए थे तो हमारे सामने देखा गया कि एक ड्रग उनको एक नर्स दे रही थी और वो सारे दवाओं को एक ओखल में कूट के और उनको पिला दे रही थी, जिससे वो पी भी नहीं पा रहे थे ढंग से। लेकिन हम जब उनसे बोले कि इसमें बहुत सारे ड्रग सस्टेन रिलीज के हैं, बहुत सारे ड्रग को नहीं देना चाहिए इस तरह से, सब अलग अलग एक्शन है, तो वो मैडम हमसे बोली कि सर इस तरह हम लोग को बताया ही नहीं जाता। एक्चुअली वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट को रिक्रूट करने की ज़रूरत है ताकि जो आप दवा खा रहे हैं उसका सही से इफेक्ट बॉडी में आए। डॉक्टर लाख लिखते रहेंगे, अगर वो दवा सही रूप में आपके शरीर तक नहीं जाती है, नहीं जाता और नहीं पहुंचता है, तो कभी भी आप सही नहीं होंगे। जिसका रीज़न है कि बड़े बड़े लोग बिहार से पलायन करके बड़े हॉस्पिटलों में चले जाया करते हैं जहाँ पे ये सुविधाएं हैं। तो कहीं ये जो हेल्थ विभाग में बड़े बड़े माफिया हैं, कहीं वही तो नहीं रोक रहे हैं फार्मेसी काउंसिल को गठन होने से, कि ये अगर हो गया, फार्मासिस्टों को अगर उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो फिर कारोबार चौपट हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है? देखिए, हम तो कहना चाहेंगे कि अगर आपको 2 नंबर की दवाएं, 2 नंबर इन द सेंस कि वो दवाएं जो कंपनी से ना आके डायरेक्ट लोकली मैन्युफैक्चर कर दी जा रही हैं कंपनी के नाम पे, वो दवा अगर रोकना है तो फार्मेसी वालों को होलसेल से लेके हर जगह रखना अनिवार्य है। अगर कोई भी होलसेल लाइसेंस लेके अगर उस तरह की दवाओं को मार्केट में चला देता है तो आप उस होलसेल में GST छोड़ के और कुछ भी कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जबकि वहाँ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगर अपॉइंट किया जाता है तो आप उसके जीवन भर के पढ़ाई को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस वजह से वो कंट्रोल किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि देश का एक बहुत बड़ा मार्केट गोविंद मित्रा रोड पटना में है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपको दवाओं की गुणवत्ता को या नकली दवाओं को अगर रोकना है तो जगह जगह फार्मासिस्ट आपको लगाना चाहिए जहाँ तक दवा चलता है, चाहे कंपनी से आए स्टॉकिस्ट से आए आपको रिटेल सेल तक, हर जगह, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेते जाए आगे। आपको इलेक्टेड हुए 1 साल हो गया, 1 साल में आप क्या किए? सरकार तो नहीं की, आप क्या किए? हम बताना चाहेंगे आपको, इलेक्टेड होने के बाद हमारा एक दायित्व बना कि हम कुछ ना कुछ फार्मेसी वालों के लिए करें या उनकी बातों को प्रमुखता से रखें। ये मेरी दायित्व बनी क्योंकि हम इलेक्टेड मेंबर हैं। जब हम सर्वप्रथम वहाँ से निकल के हम गए थे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सासाराम, हमको बच्चे बुलाए थे। जब वहाँ हम जाके देखे कि डिप्लोमा कोर्स में जब हमारी बात होने लगी तो बच्चे बताए कि सर हम लोग स्कॉलरशिप भी नहीं पाते। ठीक है, सरकार जाति के अनुसार आरक्षण दे रही है, सरकार बहुत चीज़ें कर रही है, लेकिन उस आरक्षण का लाभ तभी लिया जा सकता है जब बहुत सारे स्कीम वहाँ तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम डिप्लोमा फार्मेसी में ये बिहार में ही सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स में हर कॉलेज को, सरकारी 3 कॉलेज हमारे अंतर्गत ही AISHE कोड पा पाए, जिसके तहत आज बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। ये हमारे पहल का ही नतीजा है। दूसरा, जब हम पहली बार काउंसिल पहुंचे थे तो काउंसिल की स्थिति बद से बदतर था। आपको बताना चाहेंगे विपुल जी कि ड्रग कंट्रोलर उसी चुनाव में उस काउंसिल के पैसे से जिस समय चुनाव हुआ उस समय काफ़ी खर्च किया गया, लेकिन उस काउंसिल को बिजली भी नहीं दिया गया। लगभग 8 महीने से वहाँ का बिजली बंद था।
वहाँ पीने का पानी का भी व्यवस्था नहीं था। बाहर में फार्मासिस्ट आके बैठते थे जो बच्चे, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं था। हम वहाँ पे बिजली, पानी, जो बेसिक सुविधा होती है वो हम वहाँ प्रोवाइड कराए थे। बाकी मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, हम आरबीएस के हो या जेल फार्मासिस्ट हो, इन सबों में फार्मासिस्टों के लिए प्रमुखता से आवाज़ उठाते हैं। और अगर अभी 5 साल का कार्यकाल है मेरा, जो 1 साल बीता जिसमें काउंसिल का भी गठन नहीं हुआ, अगर काउंसिल गठन होता है तो मेरा आगे प्रयास रहेगा कि एक मोती की धागे की तरह हम सारे फार्मासिस्ट को एक जगह जोड़ के लाएंगे और आपको उसका इफेक्ट दिखेगा भविष्य में कि आपका हेल्थ सिस्टम भी बहुत अच्छे से सुधरेगा और फार्मासिस्टों की स्थिति भी सुधरेगी। अगर सरकार से आप 5 मांगे मांगना चाहेंगे बच्चों के हित में तो आप क्या कहेंगे? आपको सरकार सुन रहा है, दर्शक भी सुन रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि पहले इंडस्ट्रियों के लिए रुख खोला जाए, क्योंकि बिहार का गोविंद मित्रा रोड माना जाता है कि बहुत बड़ा मार्केट है दवा का, और ये शुमार है दवाओं के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है दवाओं का। जो इंडस्ट्रियल की ज़मीनें हैं बियाड़ा का स्पेशली, उस ज़मीनों का रेट काफ़ी हाई है, लेकिन स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए आती हैं कंपनियां, इन द सेंस ड्रग से जुड़ी हुई अगर कंपनियां आती हैं तो उनके लिए कुछ अलग रूल बनाया जाए ताकि वो कंपनी यहाँ आए और थोड़े कंपनियों के लिए माहौल थोड़ा अच्छा बनाया जाए। दूसरा मेरा डिमांड रहेगा कि काउंसिल का जल्द से जल्द गठन किया जाए ताकि जो बच्चे रोड पे घूम रहे हैं वो सही से अपने कार्यों को कर पाए, अपना जॉब पा पाए। तीसरा मेरा डिमांड ये सर रहेगा कि जो जॉब आप निकाल रहे हैं वो जॉब आप कन्फ्यूज़न क्रिएट किए पड़े हैं 2019 से अभी तक, आप डी में उलझाए पड़े हैं उसको, जबकि उसके पहले दोनों का सिलेक्शन हुआ, एग्ज़ाम के थ्रू हुआ, बहुत लोग जॉब भी कर रहे हैं आज के डेट में। तो आप उसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दीजिए और उसके थ्रू परमानेंट बहाली को जल्दी कराइए, क्योंकि वो ज़रूरत है आम पब्लिक का भी, फार्मासिस्टों का भी। एक और मेरा क्या नाम है, जो आरबीएसके में कार्यरत जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जिनके साथ ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो प्रजातंत्र के इकाई में काम कर रहे हैं। एक आरबीएसके में विपुल जी हम बताना चाहेंगे कि आरबीएसके के तहत आयुष डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट तीनों की बहाली की गई, लेकिन आयुष डॉक्टर को, जो अच्छी बात है कि सैलरी अच्छी करते हुए 2 बार इंक्रीमेंट किया गया और उनको लगभग 60,000 से ऊपर की सैलरी प्रोवाइड की गई, जबकि सेम बहाली में नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट को नीचे ही छोड़ दिया गया। उसके तहत और यहाँ तक और भी सुनिए तो 17-18 में जो 5% सैलरी इंक्रीमेंट किया गया, उसमें भी फार्मासिस्टों का सैलरी नहीं इंक्रीमेंट किया गया, जिसको लेके हम बार बार लेटर भी लिख चुके हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो हमारा एक ये रहेगा कि आप उनकी स्थिति को देखिए और आरबीएसके में उनकी सैलरी अच्छा करिए। और जहाँ तक आप सर्वे करा के देखिए, आप जेल फार्मासिस्ट में जो लोग गए थे उनके साथ काफ़ी व्यवहार अच्छे से नहीं किया जा रहा है फार्मासिस्टों के साथ, जो और उनको तो विदिन उनका नाम भी नहीं मिल रहा है, मिश्रक की उपाधि देख के छोड़ दिया गया है, तो जिस वजह से बहुत लोग छोड़ भी रहे हैं वो जॉब। तो एक माहौल अच्छा बनाया जाए। बात करने के लिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।